अर्ध कुंभ का नज़ारा ऐसा था तो पूर्ण कुंभ का नज़ारा कैसा होगा उसका अंदाजा लगाइए। जो परंपरा समाप्त हो रही थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में सोच बदला है, परफेक्शन बदला है। वही मूल आधार है हम लोगों के आगे बढ़ने का। देखिए 2019 का कुंभ अर्ध कुंभ था, 2025 का कुंभ पूर्ण कुंभ हुआ है। और जब अर्ध कुंभ का नज़ारा ऐसा था तो पूर्ण कुंभ का नज़ारा कैसा होगा उसका अंदाजा लगाइए। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कुंभ की तैयारियां हम लोगों ने पिछले साल के वित्तीय वर्ष से शुरू कर दी हैं। प्रयास कुल मिला के ये रहेगा कि 2019 से दुगनी क्षमता और दुगनी पर्यटकों श्रद्धालुओं की आवक को मानते हुए उसी के दृष्टिगत सारी तैयारियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि इस बार के कुंभ में हम कार्बन फ्री, चाहे हमारी बसेस हों, अन्य आने जाने के संसाधन हों, वो कार्बन फ्री करने का काम कर रहे हैं। इको सिस्टम के साथ एक पहला मैसेज हो कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए और पूर्णतः प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए, पूरी तरह सुरक्षित वातावरण देने के लिए, पूरी तरह जो भी ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि विश्व भर के जो भी श्रद्धालु कुंभ में आएँ वो एक नया अनुभव लेके जाएं और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक निष्ठाएं, हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में धारणाएं लेकर के इस तरह की जाएं कि विश्व में जिस देश के वो श्रद्धालु हों वो अपने देश में उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम लोगों की प्रशंसा के एक बड़े एम्बेसडर बन सके। ये प्रयास रहेगा। हमारा ग्रामीण जो रसावट और बनावट थी, सामाजिक ताना बाना था, वो हमेशा से परंपरागत रूप से इस रूप में रहा था कि लोग बुनकर से लेके, कपड़े की बुनाई से लेकर के, खाने पीने के संसाधन से लेके बल्क, चाहे वो दाढ़ी बढ़ाने वाला नाई हो, बढ़ई हो, अन्य जो कामगार थे, उन सब का एक इस तरह का ताना माना था कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कोई बाजार करने आता, अंततः सारी संसाधन सुविधाएं गाँव में होती थी। और विशेष रूप से उस समय आत्महत्या लोग नहीं किया करते थे, इतना मनोबल ऊंचा था। हम भारतीय संस्कृति की परंपराओं को, आदर्शों को इतना रचा बसा पाते थे, इतना अच्छा सामाजिक ताना माना था जिसमें ऊंचा नीचा जात भेद कुछ नहीं, सब एक परंपरागत रूप से इकट्ठे बैठ के एक दूसरे सुख और दुख में शामिल होने का काम करते थे। उसी परंपरा को कायम करने का 2 साल में प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है कि हम गांव के ट्रेडिशनल कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन कराए। सालाना प्रति कलाकार को कम से कम 3 कार्यक्रम हर एक को देने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मानदेय उनको देने का काम, ताकि रोजी रोटी भी हो, उनको बढ़ावा दें। और साथ ही साथ जो ग्राम सचिवालय हमारे गांव में बने हैं उन सचिवालयों पर वाद्य यंत्रों की व्यवस्था करके वहाँ दे रहे हैं। गांव में लोग उन वाद्य यंत्रों का उपयोग करके सुबह शाम अपने ढोलक बजीरा बजा करके बैठ करके पुराना भजन कीर्तन ये करते हैं। अपनी पुरानी जो परंपरा समाप्त हो रही थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना देना चाहूँगा उन जितने लोग उसमें उपस्थित थे, उसमें कुछ हमारे एकल अभियान के आचार्य भी थे। तो उन्होंने हमें बताया कि उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इम्पैक्ट ऐसा था कि अब गांव में जब किसी के यहाँ कीर्तन होता था तो सबको पता होता था कि प्रधान जी के पास अब पूरा सामान है, वो सब पहुँचेगा और कीर्तन में वही बजेगा, नहीं तो किसी ना किसी से मांगना पड़ता था। तो अब वो सार्वजनिक हो गया कि हर कीर्तन के लिए हर मंगलवार को अगर हमारे यहाँ सुंदरकांड हो रहा है तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो यही मकसद है, बहुत बड़ी पहल है। मकसद भी यही है। जबकि मैं समझता हूँ कि जो हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं जी, उसमें बहुत अच्छी तरह इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा कि जब जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चोट पहुंची, आघात पहुंचा है, या कहें कि सनातन कमज़ोर कहीं हुआ है, तब तक राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं, सनातन आदर्श और सनातन जीवन शैली, इस पर जब जब कहीं आघात हुआ है तो निश्चित रूप से देश पर आघात हुआ है। ये मूल जड़ है। आज हम देखते हैं
बांग्लादेश की घटना भी इसी से हम जोड़ के देख सकते हैं। बिल्कुल। क्या वो देश का विभाजन जब हुआ पाकिस्तान के रूप में, वो भी इसी स्वरूप में देख सकते हैं। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है अखंड भारत का। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से अखंड भारत बनेगा। हमारे ऋषि अरविंदो जी ने एक उस समय जब बंटवारा हुआ उसके बाद भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी पूरी होगी। अखंड भारत का सपना पूरा होगा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ निश्चित रूप से आने वाले कल को भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ताकत के दम पर विश्व में आज भारत का डंका बजने वाला है और ये परिस्थितियां आप देख रहे हो कि बजना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। आपको जानकर खुशी होगी कि 2017 में हमारी सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के रूप में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या 16 करोड़ सालाना थी। जी। आज हम लोग इतने कम समय में 2023 की जो हमारी गणना है वो 48 करोड़ पे पहुंचे हम। और हम लोगों का पूरा भरोसा है कि आने वाले कुंभ के पूर्व तक हम लोग 80 करोड़ के टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। और ये बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने, संस्कृति विभाग ने पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र तक जितने हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल थे, आध्यात्मिक तीर्थ स्थल थे या पर्यटन के अन्य डेस्टिनेशन थे, उनको पर्यटन सुविधाएं देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पर्यटकों की तमाम सुख सुविधाओं के दृष्टिगत कोई विधानसभा ऐसा नहीं जिसमें मुख्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए हमने काम न किया हो। लास्ट ईयर लगभग 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस साल भी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा इसमें हम लोग करेंगे। और जहां अगर बात आप वाराणसी की करते हैं, अयोध्या की करते हैं, जैसा कि आप अभी चर्चा कर रहे थे, वृंदावन जी की, मथुरा वृंदावन हमारा ही पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो हमारा वहाँ पर्यटन ब्रज के लिए, पर्यटन के विकास के लिए पूरा तीर्थ विकास परिषद का गठन करने का काम किया। ऐसे ही मथुरा के साथ साथ हम लोगों ने 6 तीर्थ विकास परिषदों का गठन करके उनका प्लान्ड तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग और डेवलपमेंट के लिए पूरी कार्य योजना और धनावंटन करने का काम किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश पहला पसंदीदा ऐसा डेस्टिनेशन बनेगा कि देश का कोई पर्यटक हो या विदेशी कोई हमारा मेहमान हो, जब भी हिंदुस्तान की तरफ रुख करेगा तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी। हम भरोसा दिला रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और हम लोगों ने जितना देखा कि 2014 से पहले कभी हमने ऐसी स्थिति देखी कि संतों को डंडों से मार मार के खून से लथपथ हो गए, कुछ लोग मर गए मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं। और भी हम वृंदावन में देखते हैं तो पुलिस का पूरा प्रोटोकॉल स्वामी प्रेमानंद जी के साथ चलता है जब वो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। मैं एक अंतिम बात बस आपसे कह के अभी सेशन को समाप्त करूंगा कि अगर आप हम युवाओं को या हम सभी को अगर सुझाव देना चाहें कि शिक्षा और संस्कार के पथ से बढ़ते हुए जो आपने अखंड भारत की परिकल्पना की बात की, उस पथ पे बढ़ना हो, तो आप कोई एक सुझाव क्या देंगे कि इस रास्ते से चल के हम अखंड भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमें जरूरत इस बात की है कि आज समाज को एकजुटता की जरूरत है। दूरदृष्टि के साथ रचनात्मक, सकारात्मक दिल दिमाग की जरूरत है। उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सनातन परंपराओं को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। और खासकर आज जो परिस्थितियां आप देखते होंगे कि ये सब उत्तर प्रदेश कैसे बदल गया। केवल इन्वेस्टमेंट से कोई प्रदेश नहीं बदला करता, सोच से, कार से और दृढ़ इच्छा शक्ति से बदला करते हैं। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्यटक या बाहरी व्यक्ति आने की दूर की कौड़ी थी। उत्तर कहते थे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो लोग धर्मशाला में, होटलों में कमरे नहीं देते थे कि अपराधी होगा, चोर होगा, चक्का होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों का सोच, लोगों की धारणा, लोगों का परफेक्शन इसलिए बदला कि जीरो टॉलरेंस की महाराज जी की नीति, और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से अपराध, अपराधियों के खिलाफ लगातार दृढ़ता के साथ
कार्य आगे बढ़ा है और जिससे उनकी छवि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में बुलडोजर वाले बाबा की बनी। और उसी का परिणाम है कि अन्य राज्यों ने भी आज बुलडोजर का वही जो स्वरूप था एडॉप्ट करने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में सोच बदला है, परफेक्शन बदला है लोगों की। उसी के बाद तमाम चीज़ें आगे बढ़ी हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच की धारणा बदली है, वही मूल आधार है हम लोगों के आगे बढ़ने का। बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा अभी जो खास रूप से आप देखे होंगे, कभी अयोध्या आप गए होंगे या वाराणसी आप गए होंगे, तो ज़्यादातर जो पर्यटक आ रहा है वो साउथ का है, गरीब है। बसों में भर के बेचारे आए, उनका कोई इन्वेस्ट है, कुल पूंजी 500 रुपये में यात्रा पूरी करनी है, 1000 रुपये में करनी है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। गुजरात और उन स्टेट में आने वाले पर्यटक विदेशी मेहमान ज़्यादा आते हैं या धनी लोग ज़्यादा आते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। वो 5 स्टार होटल में भी रुकेंगे, अपनी गाड़ी भी लाएंगे, खर्चा भी करेंगे। तो एक अगर पर्यटक आएगा तो वो लाखों में खर्च करता है। उत्तर प्रदेश में आने वाला पर्यटक अभी गरीब पर्यटक है, डोमेस्टिक पर्यटक है, अन्य राज्यों का गरीब पर्यटक है। लेकिन अब विदेशी मेहमान और विदेशी पर्यटक भी आए, इसके लिए आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी 2022 नई बनाई है, जिसमें विदेशी निवेश और देशी निवेश के साथ साथ जो भी यहाँ निवेश करेगा, जो इन्वेस्टर होगा, उसको बहुत बड़ी रियायतें, तमाम सब्सिडी, इंसेंटिव देने के लिए नई नीति लेके आए, जिसमें 5 कमरों का गांव में आप अगर रुकने का भी होम स्टे बनाएंगे तो हम 25% सब्सिडी देंगे। 5 स्टार होटल बनाएंगे तो 25% सब्सिडी देंगे। और यदि इंटरप्रेन्योर महिला या SC ST का है तो 30% हम लोग उसको सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। अभी तमाम प्रस्ताव 5 स्टार होटल के, 3 स्टार होटल से लेके होम स्टे तक के मिले हैं। इस बार हम लोगों को अब तक पिछले वित्तीय वर्ष में 125 करोड़ रुपए के 1,25,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव एक साल में हमें अभी मिले हैं। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये जैसे परिदृश्य बदलेगा तो जो आप गुजरात की बात कर रहे हैं वही स्थितियाँ, उससे भी बेहतर स्थितियाँ उत्तर प्रदेश की बनने वाली हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि फॉरेन टूरिस्ट को हमें अट्रैक्ट करना चाहिए और भी, तो उसके लिए एक जो मेरा सुझाव है कि टूरिस्ट पुलिस चौकी अगर वो सारे टूरिस्ट प्लेसेस के आसपास हो, जैसे बनारस में हो, आगरा में हो, जिससे कि अगर कोई टूरिस्ट किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, अब उसको ये नहीं पता कि हम यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो हम कौन से पुलिस थाने पे जाएं। उसके पास जब अगर टूरिस्ट पुलिस चौकी पास में होगी तो वो अगला वहीं पहुँच जाएगा। और मैम हम इससे भी आगे बढ़ के काम कर दिए हैं। आगरा में टूरिस्ट थाना स्थापित हो गया है, अयोध्या में जियो हो चुका है, वृंदावन थाना बन गया है, चौकी नहीं पूरा थाना स्थापित करा दिया हमने। आपकी सोच का आभार, धन्यवाद। लेकिन हम लोग चौकी नहीं पूरा थाना ही दे रहे हैं। अयोध्या में भी हो गया और मथुरा भी हो गया और आज बनारस में होने वाला है। ये बिल्कुल ठीक है कि जो पर्यटन होता है वो किंवदंतियाँ, कहानियों पर आधारित होता है। गाइड बताता है कि ये बाबा और ये बहुत सारी चीज बताकर उसी से अट्रैक्ट करने का प्रयास होता है। अभी तक प्राय ये होता है, आप भी सहमत होंगे, बगल में अपने ब्रिज की बात करता हूँ, टूरिस्ट चलता दिल्ली से, सुबह निकला और उसको ताजमहल को दिखाते हुए शाम तक वो राजस्थान जयपुर ले गए और लौट के जब यात्रा राजस्थान के तमाम किले और महलों को दिखाते हुए लास्ट में जब अपना टूरिस्ट विदेश लौट के पहुंचता है तो अगर उसको पूछा जाता है ताजमहल कहाँ है, वो कहता राजस्थान में है। ये भी उसे नहीं पता होता कि वो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि वो रुका नहीं। यदि रुकता, आसपास घूमता, उसको जैसा आप बता रहे हैं कि इधर उधर टहलाया जाता तो हो सकता है तो उसको इन्वेस्ट भी करता, लोगों को रोजी रोजगार अवसर भी होता। जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें सारी होती। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह काम शुरू किया है। राजस्थान की तर्ज पर जितने भी हमारे किले, बावलियाँ और अन्य इस तरह के डेस्टिनेशन, ऐतिहासिक पौराणिक डेस्टिनेशन हैं, उनको अलग स्कीम बना करके PPP में देने का काम शुरू किया है। अभी हम लोगों ने फिलहाल बुंदेलखंड के जो किले हैं उनमें तो 3 किले अभी हम लोगों ने चल रहा है, प्रोसेस 2-3 महीने में फाइनल करने जा रहे हैं। वो आने वाले समय में वो मैरिज डेस्टिनेशन भी बने,
वो लोगों के घूमने के लिए ऐतिहासिक स्थल के लिए जिस तरह का राजस्थान का तर्ज पे करे। यदि आगरा आता है तो आगरा के लिए हम ये किए हैं, उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि यदि आगरा आएगा वो तो बटेश्वर भी घूमेगा। 170 करोड़ रुपया बटेश्वर भगवान भोलेनाथ का बहुत तीर्थ स्थल है, बड़ा तीर्थ स्थल है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली है वो जी। और वहाँ जैन समाज का स्वरीपुर बड़ा डेस्टिनेशन भी वहीं लगा हुआ है। तो उसको हम बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाला जो ताजमहल देखने आएगा वो बगल में आगरा ही जिले में बटेश्वर भी देखेगा। मुझे लगता है झांसी भी इसका एक बहुत अच्छा झांसी भी हम डेवलप कर रहे हैं, झांसी का किला भी डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जो एक जगह एक हमारा डेस्टिनेशन में कोई पर्यटक विदेशी आए तो अगल बगल में और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करके एक सर्किट बना रहे हैं। 12 सर्किट हम लोगों ने अभी तक चिन्हित किए हैं। तो सर्किट पे कम से कम 3 दिन 4 दिन में रुके ताकि 5 स्टार होटल का भी पेमेंट करेगा, टैक्सी को भी देगा, लोगों को रोजगार देगा। तो जो आप जो कह रहे हैं कि उसका जो जीडीपी का रेशियो बढ़ने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट आके जो खर्चा करेगा वो तब स्टेट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलने वाला है। ये प्रयास हमारे दिमाग में है और मैं समझता हूँ उसको धरातल पर उतारने का काम शुरू किया हमने।